हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पूर्ति एवं पूर्ति की लोच, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, भाग 1 पार्ट 1। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे पूर्ति का अर्थ एवं परिभाषा, पूर्ति का नियम और पूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो पूर्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या दी गई है, पूर्ति का नियम क्या होता है और इस नियम की मान्यताएं क्या क्या हैं, इस बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं पूर्ति के अर्थ से। देखिए, पूर्ति का अर्थ एवं परिभाषा। पूर्ति का अर्थ क्या है, पूर्ति क्या होती है? तो सामान्य रूप से पूर्ति का तात्पर्य है, पूर्ति से तात्पर्य है किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो विक्रेता एक निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर बाजार में विक्रय करने के लिए तैयार है। तो सामान्यतः कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी निश्चित मात्रा एक विक्रेता निश्चित समय पर बाजार में विक्रय करने के लिए तैयार है और कीमत भी निश्चित होनी चाहिए, समय भी निश्चित होना चाहिए, तो यह उस वस्तु की क्या कहलाएगी? पूर्ति कहलाएगी। इस बारे में सेयर्स महोदय ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उनके मत के अनुसार, सेयर्स के अनुसार क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, देखिए। पूर्ति एक सारणी है जिसमें एक समय अवधि के मध्य निश्चित मूल्य पर एक वस्तु की निश्चित मात्रा बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो शेयर्स भी अपना यही मत प्रकट करते हैं कि पूर्ति एक सारणी है जिसमें एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु की निश्चित मात्रा बेचने के लिए बाजार में प्रस्तुत की जाती है। तो परिभाषा के उपरांत हम बात करते हैं पूर्ति के नियम के बारे में। पूर्ति का नियम क्या कहता है? तो पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। कीमत और पूर्ति में क्या संबंध है? तो सामान्य रूप से जब कीमत बढ़ती है तो मार्केट में पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ति भी घटती है, या कीमत के में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी होती है। तो इस प्रकार से दोनों में धनात्मक या पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए आप, किसी वस्तु की कीमत एवं पूर्ति की मात्रा के मध्य पाए जाने वाले संबंध को पूर्ति का नियम कहते हैं। कीमत एवं पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने पर, कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी होती है। इसीलिए दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है और पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल वाला नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर बढ़ता हुआ होता है। तो यही पूर्ति का नियम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं, यानी कि मान्यताओं का मतलब है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके लागू होने पर ही ये नियम व्यवहार में लागू होगा, अन्यथा इन मान्यताओं के अभाव में ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो इस नियम की मान्यताओं के बारे में यदि हम देखें तो इस नियम की पहली मान्यता है उत्पत्ति के साधनों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस नियम की फर्स्ट मान्यता ये कहती है कि उत्पत्ति के जो साधन हैं, सामान्य रूप से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उत्पत्ति के 5 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो ये नियम कहता है कि इन साधनों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इनका मूल्य स्थिर बना रहना चाहिए। इस नियम की दूसरी मान्यता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। अर्थात वस्तु की जो कीमत वर्तमान में है, भविष्य में भी वही कीमत बनी रहे, उसमें कमी या वृद्धि की आशंका नहीं होनी चाहिए।
जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन की आशंकाएं उत्पन्न हो जाती है तो उपभोक्ता के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो नियम के लागू होने के लिए हमारे ये मान्यता रहेगी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई आशंका नहीं हो। नेक्स्ट इस नियम की मान्यता है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की आय का स्थिर होना। क्रेता और विक्रेता दोनों की आय हमेशा जब हम इस नियम का अध्ययन करेंगे तो इन दोनों की आय स्थिर रहनी चाहिए, उनकी आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी मान्यता है तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल चेंजिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। जो व्यवसाय में तकनीकी है वर्तमान में वही तकनीक बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तकनीकी ज्ञान हमेशा स्थिर रहना चाहिए। इसके बाद हमारी अगली मान्यता है, नेक्स्ट मान्यता हमारी है उपभोक्ता की रुचि, आदत एवं पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि उपभोक्ता की रुचि, आदत और पसंद जो वर्तमान में है वही बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो हमारा ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से आदत, रुचि और पसंद स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट मान्यता है हमारी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति का विद्यमान होना, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान रहेगी, अन्य कोई भी प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा को हम आधार मानकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी मान्यता है वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कीमत वर्तमान में है वही कीमत बनी रहेगी, भविष्य में भी उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी मान्यता है वस्तु की प्रत्येक इकाई को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी वस्तु इस प्रकार की है जिसे हम छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकते हैं, अर्थात विभाजनीय वस्तु है। ऐसा नहीं है कि उस वस्तु को हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी वस्तु हम काम में लेंगे। ऐसी वस्तु को हम मान के चलते हैं जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मान्यताएं हमारी रहेंगी। इसी के साथ पूर्ति के नियम का ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। पार्ट 1 हमारा समाप्त होता है। इससे आगे के भाग को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए कोरोना टाइम में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं निकले, अनिवार्य आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें। थैंक यू वेरी मच।